तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषमबाहु त्रिभुज। यदि विषमबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो विषमबाहु त्रिभुज को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम उससे संबंधित पूर्ण रूप से बेसिक को समझेंगे कि इसका बेसिक क्या है। पूर्ण रूप से बेसिक को समझने के बाद देखिए, यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो और यदि आपको उसका बेसिक नहीं आता तो आप कभी भी उससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी भी ट्रिक रट लीजिए या फिर कितने भी आप फॉर्मूले रट लीजिए, कभी भी आप उससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे जो कि या तो फॉर्मूले से रिलेटेड हो या फिर वो जो प्रश्न होगा पूर्ण रूप से किसी न किसी ट्रिक में अप्लाई करता हो, यदि आपने वो ट्रिक पढ़ी हो। दूसरा हम पढ़ेंगे इसे फॉर्मूले के जरिए पढ़ेंगे। तो फॉर्मूले के जरिए हमें पढ़ना आवश्यक क्यों है ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से देखिए ट्रिक जो होती है वो अपने स्थान पर कार्य करती है, बेसिक जो होता है वो अपने स्थान पर कार्य करता है और जो फॉर्मूले होते हैं वो अपने स्थान पर कार्य करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उसमें ट्रिक जब हम लगाते हैं तो उससे उसे सॉल्व करने में ज़्यादा समय लगता है और उसी प्रश्न को यदि हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी कम समय लगता है। और आपको अच्छे से पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय मिलता है किसी भी एक प्रश्न को सॉल्व करने में, और उससे भी हमें कम समय में उस प्रश्न को सॉल्व करना होता है क्योंकि सारे ही प्रश्नों के लिए हमें समय बचाना होता है। अब तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा हम उससे संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे जो कि शायद आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। जहाँ पर भी आपने विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा वहाँ पर आपने वो जो हम आज आपको पॉइंट बताने वाले हैं वो पॉइंट शायद आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, और उन पॉइंटों से संबंधित डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कभी भी किसी प्रश्न को देखते हो और यदि आपके मुँह से यदि ये बात निकलती है कि इस प्रश्न में पूरा डेटा नहीं है तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, तो 100% आपने वो पॉइंट नहीं पढ़े हैं जो पॉइंट आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, और यदि किसी ने वो सारे ही पॉइंट पढ़ रखे हैं तो आप एक बार हमारे पास कमेंट जरूर कर दीजिए वीडियो में कि हमने ये सारे ही पॉइंट पढ़ रखे हैं, कुछ नया हमें बताइए। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विषमबाहु त्रिभुज और मल्टीपल ट्रायंगल। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, सभी भुजाओं की लंबाई असमान होती है। यानी कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, जैसे कि हम इसे बोलते हैं ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखोगे कि सभी भुजाओं की जो लंबाइयाँ रहेंगी वो असमान रहेंगी। ठीक, यानी कि हम बोले ए शीर्ष के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी ए, ठीक, बी शीर्ष के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी बी, इसके बाद सी शीर्ष के सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी सी। ठीक, आपको भुजाएं अलग अलग माननी है तो आप जैसे आप समझ सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगेगा आप वैसे मान सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ पर तीनों कोणों की माप अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ए शीर्ष पर जो बनने वाला कोण है उसे हमने मान लिया, जैसे कि हमने उसे x मान लिया x डिग्री, और b पर तो यहाँ पर हमने y मान लिया y डिग्री, और यहाँ पर z डिग्री मान लिया। यानी कि तीनों कोणों की माप जो होगी वो अलग अलग होगी। और ये बात आप अच्छे से जानते हो, यदि सारी ही भुजाएं समान होती तो सारे ही कोण समान होते, यदि 2 भुजाएं समान होती तो 2 कोण समान होते, और सारी ही भुजाएं यदि अलग अलग हैं तो सारे ही कोण जो होंगे वो आपके असमान ही रहेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी छोटी होती है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विषमबाहु त्रिभुज में काम करता है, ये जो पॉइंट है ये सारे ही त्रिभुजों के लिए होता है। जैसे कि यदि यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये 2 किरणें बनाई और यहाँ पर ये एक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो इसकी जो भुजा है इसकी लंबाई यदि हमने यहाँ पर एक और किरण बना दी और इस किरण को यहाँ पर हमने इस प्रकार से मिला दिया तो आप देखोगे कि ये जो कोण है ये इस वाले कोण से तो छोटा ही रहेगा। ठीक, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये होगी, ये बड़ी है, और इस कोण के सामने वाली ये भुजा ये छोटी है। ठीक, तो हमेशा ही बड़े कोण के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने वाली भुजा हमेशा छोटी होती है। ठीक,
और यहाँ पर ये जो आपका विषमबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम परिमाप की बात करें तो परिमाप आपको अच्छे से पता है कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप चाहे कोई भी डायग्राम हो, उसकी जितनी भी भुजाएं होंगी उन सभी का योग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका परिमाप निकल आएगा। तो परिमाप इसका क्या होगा, आपको अच्छे से पता है, a + b + c। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो विषमबाहु त्रिभुज है इसमें हमें एक अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, अर्ध का मतलब आधा परिमाप यानी परिमाप। तो यहाँ पर सेमी पैरामीटर क्या होगा, जो आपका परिमाप निकलेगा उसमें सिर्फ 2 से हम भाग लगा देंगे तो उसका आधा हो जाएगा, वही आपका कहलाता है सेमी पैरामीटर। ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये स्पेशली विषमबाहु त्रिभुज के लिए दिया जाता है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यदि हम बात करें तो देखिए क्षेत्रफल का ये हमारा पहला फॉर्मूला है, आपको अच्छे से पता होगा, s s - a s - b s - c। यहाँ पर s जो होता है वो आपका सेमी पैरामीटर होता है यानी कि अर्ध परिमाप, और ये a b c ये क्या होता है, ये आपकी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक, इसके बाद क्षेत्रफल का जो दूसरा फॉर्मूला है इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/2 गुणा साइड 2 इंटू साइन थीटा। साइड 2 का मतलब होता है यहाँ पर जो आपकी दोनों भुजाएं दी हुई हैं उनका गुणनफल। तो वो भुजाएं कौन सी होंगी वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि हम कोई एक त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया और यहाँ पर ये a b c ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक, अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक कोण बना हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये एक 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को पुट करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1/2 गुणा साइड 2 यानी कि दोनों साइडों का गुणा, और दोनों साइडें कौन सी होंगी, जिन दोनों साइडों पर कोण बना हुआ है। अब ये जो कोण बना हुआ है, जो दोनों भुजाएं जो होंगी वो कौन सी होंगी, यहाँ पर ए बी भुजा होगी और बी सी भुजा होगी। इन दोनों भुजाओं का आपस में क्या करना है, हमें गुणा करना है। ठीक, उसके बाद हमें लेना है साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर साइन 30 रखना होगा, साइन 30 डिग्री। ठीक, फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, साइन 30 का मान रख देंगे और उससे वहाँ पर क्या होगा, हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो निकल आएगा। इसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, ये सभी को पता होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, इसके बाद अब हमें याद रखना है अंतःवृत्त की त्रिज्या। यदि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर यदि एक वृत्त बना हुआ है, यदि उस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वही कहलाएगी आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि आपको निकालनी हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेल्टा बट्टे अर्ध परिमाप। डेल्टा बट्टे अर्ध परिमाप यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, यदि आपको नहीं पता हो तो आप याद रखिए, ये डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आपका ये रहा। ठीक, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में हम अर्ध परिमाप से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा अंदर बने वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो निकल आएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे परिवृत्त की त्रिज्या। यदि यहाँ पर हमने एक परिवृत्त बना दिया, मान लीजिए यहाँ से हमने एक परिवृत्त बनाया। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक परिवृत्त बनाया इस त्रिभुज के, तो इस त्रिभुज के यदि हम परिवृत्त बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका केंद्र होगा, परिवृत्त का जो केंद्र होगा, उस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपको अच्छे से पता है कि वह आपकी त्रिज्या कहलाएगी। तो वह आपकी कैपिटल आर से प्रदर्शित की जाएगी। ठीक, अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो आप हमेशा याद रखोगे कि तीनों भुजाओं का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो तीनों भुजाओं का जो गुणनफल होगा उसमें हमें भाग देना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल गुणा 4 से, यानी कि 4 से भी भाग लगाना है और उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी भाग लगाना है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बड़े बड़े एग्जामों में इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर हमारा कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक, और उस त्रिभुज में क्या होता है, जैसे कि हम इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी।
ठीक। अब यहाँ पर ए के सामने वाली भुजा ए, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि इस त्रिभुज में अंदर एक अधिकतम लंबाई की भुजा का एक वर्ग बना दिया जाए तो उस वर्ग की भुजा या फिर क्षेत्रफल जो भी हमसे पूछा जाए तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए अधिकतम लंबाई की भुजा वाला वर्ग जो होगा वो ऐसा वर्ग होगा आपका कि इसके अंदर पूरा फिट बैठे, यानी कि कहीं से भी छोटा या बड़ा ना बैठे, इसके अंदर पूरा फिट आना चाहिए। ऐसी भुजा का जो आपका वर्ग होगा वही होगा आपका अधिकतम लंबाई की भुजा का वर्ग। और एग्जाम में आपके सीधा ही यही बोला जाता है कि अधिकतम लंबाई की भुजा का वर्ग, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले यदि हम यहाँ पर एक हाइट डाल दें, ये हमारी हाइट है इसकी, ठीक। ये हमने एक हाइट डाल दी और इसे हमने नाम दे दिया जैसे कि AD नाम दे दिया इसे, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया कि इस प्रकार से ये एक वर्ग बना हुआ है और आपको अच्छे से पता है कोई भी वर्ग हुआ तो वर्ग की सारी ही जो भुजाएं होती हैं वो आपकी समान रहती हैं, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जो भुजा होगी इसकी लंबाई x होगी, हमने ये मान लिया। और यहाँ पर भी इसकी भी लंबाई x, ठीक। और इसकी भी लंबाई क्या होगी, x होगी, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ठीक। अब यहाँ पर इसकी जो प्रत्येक भुजा है, ये जो वर्ग है आपका, ठीक, ये जो वर्ग है इसकी जो प्रत्येक भुजा है इसकी लंबाई क्या है, समान है, x है, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका यदि क्षेत्रफल बताइए, सबसे या तो आपसे पूछा जाएगा कि उसके अंदर बनने वाले जो वर्ग होगा उसका आप क्षेत्रफल बताइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भुजा की लंबाई बताइए। तो भुजा की लंबाई क्या है हमारी, हमने x माना है प्रत्येक भुजा को। तो यहाँ पर हमेशा ही आपको क्या करना है कि ये जो आपका आधार है, आधार या तो आप BC मानोगे या फिर हमने आधार A माना है तो हम A भी मान सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये जो हाइट है ये क्या है हमारी, h मानी है हमने, ठीक। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि A इंटू एच अपॉन A प्लस एच, या आप इस प्रकार से कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि S इज इक्वल टू आधार गुणा ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई, ठीक। या फिर आप इस प्रकार से बोलेंगे या फिर आप इस प्रकार से बोलेंगे। और यदि किसी को वर्ग का क्षेत्रफल ना पता हो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको वर्ग का क्षेत्रफल ना पता हो, यदि आपसे भुजा पूछी जाती है तो आपको इस प्रकार से ये फॉर्मूले लगाकर निकाल लेनी है भुजा। यदि किसी को यदि क्षेत्रफल नहीं पता कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का वर्ग, ठीक। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नए पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, तो आप याद रखिए क्षेत्रफल क्या होता है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ये बात आप याद रखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद ये जो त्रिभुज है ये आपका कोई भी त्रिभुज हो उसमें आप निकालोगे, लेकिन यहाँ पर यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक। और इस समकोण त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं जैसे कि A, B और C। आपको अच्छे से पता है कि ये समकोण त्रिभुज जो होता है यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल रहता है, और यहाँ पर इसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ये है आपका कर्ण, ठीक। और ये है आपका आधार और ये है आपका लंब, ठीक। तो यहाँ पर आपको हमेशा ही क्या करना है, देखिए यहाँ पर अधिकतम लंबाई का जो वर्ग बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। और इसकी जो प्रत्येक भुजा होगी वो हम x मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर x की लंबाई निकालनी है तो आपको क्या करना है, लंब गुणा आधार बटे लंब प्लस आधार, ठीक। लंब गुणा आधार बटे लंब प्लस आधार, या फिर आप ऐसे बोलोगे x बराबर L इंटू बी अपॉन L प्लस बी, इस प्रकार से आप बोल सकते हो, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित देखिए सारे ही जितने भी आपको कॉन्सेप्ट हम कराएंगे उनसे संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न भी हम आपको साथ के साथ कराएंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब त्रिभुज में माध्यिकाएं दी गई हों, और माध्यिकाएं आपको अच्छे से पता होगा। देखिए यदि किसी को माध्यिकाओं के बारे में नहीं पता हो तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए माध्यिका होती क्या है। तो देखिए जैसे कि ये त्रिभुज है और यहाँ से हमने यहाँ पर एक लाइन खींची, और ये लाइन यदि यहाँ पर इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, साथ ही साथ ये जो आपका शीर्ष पे बना हुआ कोण है इसको भी दो बराबर भागों में बांट रही है, और साथ ही साथ यदि इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर ये जो हमने माध्यिका डाली है, तो इस आधे त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस आधे का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से यदि हो रहा है तो आप कंफर्म हो कि ये क्या है, एक माध्यिका है। देखिए हमेशा ही याद रखिए माध्यिका का सिर्फ और सिर्फ इतना कार्य होता है कि माध्यिका जो भी आपका त्रिभुज होगा उसके अंदर यदि माध्यिका डाली जा रही है तो उसके सामने जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी उसके सामने आएगा उसे वह दो बराबर बराबर भागों में बांट देगी, उसका यही कार्य होता है। तीसरा पॉइंट जो होता है माध्यिका का, एक और समझ लीजिए, यहाँ पर यदि हमने एक माध्यिका डाली और यहाँ पर यदि हमने एक दूसरी माध्यिका डाली, तो आप हमेशा ही याद रखिए कि ये जो आपका कटान बिंदु है, ये जो आपका कटान बिंदु है, ये केंद्र प्रत्येक माध्यिका को, याद रखिए ये जो केंद्र होता है वो प्रत्येक माध्यिका को सदैव ही 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे कि यहाँ पर यदि इसका अनुपात देखें तो इसका अनुपात होगा 2 और इसका अनुपात होगा 1। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होगी इसका रेशियो 2 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी रहेगी ये इसका रेशियो 1 रहेगा। इसी प्रकार से ये जो आपका शीर्ष है, यहाँ से देखेंगे तो शीर्ष से लेकर यहाँ तक ये आपका 2 रेशियो रहेगा, और यहाँ से लेकर आधार तक जो रेशियो रहेगा वो आपका 1 रहेगा। अब हमेशा ही याद रखिए जो आपका 2 रेशियो रहता है वो आपका शीर्ष की ओर से होता है, और जो आपका 1 रेशियो रहता है वो आधार की साइड से होता है। ठीक, अब इसके बाद आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से समझ आ गई होंगी, तो आप हमेशा यहाँ पर याद रखिए ये जो पॉइंट है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर यदि हमने एक त्रिभुज बनाया, हम ये मान लीजिए कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, और अधिकतर ये विषमबाहु त्रिभुज ही होते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज है आपका, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक, और यहाँ पर A के सामने वाली भुजा A, ठीक, B के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, माध्यिका हमने आपको अच्छे से बता दिया कि माध्यिका होता क्या है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक माध्यिका आपकी ये डाली जा रही है, ठीक, इसे हम बोल देते हैं M1। ठीक, एक माध्यिका यहाँ से इस प्रकार से डाली जा रही है और इसे हमने नाम दे दिया M2। इसी प्रकार से एक माध्यिका आपकी इस प्रकार से यहाँ पर डाली जा रही है, ठीक, और इसे हमने नाम दे दिया M3। ठीक, अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाएगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि इसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो माध्यिकाएं जो होती हैं उन्हीं को आप भुजाएं मानकर चलोगे। हमने क्या बोला है, जो आपकी माध्यिकाएं दी गई होंगी उन्हीं को आप भुजाएं मानकर चलोगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे क्या, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि इसकी जो भुजाएं दी गई हैं M1, M2 और M3, और आपको पता है कि त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 यानी कि S। तो हम बोलेंगे S, इसके बाद S माइनस M1, दूसरा S माइनस M2, उसके बाद S माइनस M3। ठीक, इतना हमें करना है। ठीक, आपको ये अच्छे से पता है कि ये सारा क्या होता है, रूट के अंदर होता है। ठीक, अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जब आप इस प्रकार से क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो ये जो है M1, M2 और M3 ये आपकी भुजाएं नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, माध्यिकाएं हैं। और यदि माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर इंटू 4/3, 4/3 से उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में गुणा कर देना है जो आपने क्षेत्रफल निकाला है माध्यिकाओं के द्वारा। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसी प्रकार से यदि आपको बोला जाए कि एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, A, B और C,
ठीक। यहाँ पर ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली सी। ठीक। अब यहाँ पर यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए और इसके अंदर आपको केवल माध्यिकाएं दे दी जाएं, केवल और केवल क्या दिया जा रहा है, माध्यिकाएं दी जा रही हैं। ठीक। इस प्रकार से आपकी माध्यिकाएं दी जा रही हैं। ठीक। तो माध्यिकाओं की लंबाई जो होगी उसके द्वारा हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको अच्छे से पता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, यही होता है। और आपको करना क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए आधार और गुणा ऊंचाई, ये आप किस प्रकार से रखोगे तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर यदि एक समकोण त्रिभुज होगा तो वहाँ पर जो माध्यिकाएं होंगी ना उसकी लंबाई जो होगी ना वो आपकी ट्रिपलेट, आपको अच्छे से पता है, हमने आपको समकोण त्रिभुज जब पढ़ाया था तब हमने आपको ट्रिपलेट बताई थी। और जितनी भी अब तक की ट्रिपलेट आ चुकी हैं, टोटल 13 ट्रिपलेट हमने आपको कराई थी, उनसे बाहर अभी तक कोई भी ट्रिपलेट नहीं आई है। और यदि फ्यूचर में यदि कोई ट्रिपलेट आती है तो हम आपको वो भी करा देंगे। ठीक। तो मान लीजिए इसकी जो माध्यिकाएं हैं उनकी लंबाई दी हुई है उसने, जैसे कि हम ट्रिपलेट ये सभी को याद रहती है 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट सभी को याद रहती है। तो जैसे कि हमने माना एक माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर, एक की 4 सेंटीमीटर और एक की 5 सेंटीमीटर, इस प्रकार से दी हुई हैं। तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखिए कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो सदैव ही कर्ण कहलाता है। ठीक। और जो दोनों जो भुजाएं हैं उसमें से 3 को हम आधार मानेंगे और 4 को हम लंब मानेंगे। ठीक। और ये देखिए इनको किस प्रकार से रखना है ये हम आपको आज क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि कि सबसे बड़ी जो भुजा होगी ट्रिपलेट में, सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो तो आपको कर्ण मानकर ही चलना है, 100% कर्ण मानना है। ठीक। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, बदल भी जाते हैं और नहीं बदलते। देखिए बदलते कैसे हैं और नहीं बदलते वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि हम ये 3 और 4 इन दोनों में से आधार किसको माने और यहाँ पर लंब किसको माने, यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है। तो आप हमेशा ही क्लियर कर लीजिए कि जब कभी भी प्रश्न में ही मेंशन किया गया है कि उसके लंब की लंबाई इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है, कुछ भी ऐसा बोला गया है, तो आप हमेशा ही याद रखोगे कि वहाँ पर जो आपका बोला गया है तो वहाँ पर आपको वही लेना है। यदि लंब आपका बड़ा दिया गया है तो लंब को आपको बड़ा ही मानना है, और यहाँ पर यदि आपको जो आधार होगा वो आपको छोटा रखना है। ठीक। और यदि यहाँ पर वहाँ पर जो मेंशन किया गया है वहाँ पर आधार जो होगा वो आपका यदि बड़ा बताया गया है तो आपको वहाँ पर बड़ा ही लेना होगा। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनती है कि वहाँ पर हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि लंब कितना है, आधार क्या है या कर्ण क्या है, तो आप वहाँ पर हमेशा ही याद रखोगे कि कर्ण आपको सबसे बड़ी भुजा को ही हमेशा मानना है, ये तो कन्फर्म। इसके बाद आपको जो उससे जो छोटी भुजा होगी उसे आपको लंब मानना है। ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पर ये लंब मानना है क्योंकि यहाँ पर हमें यदि हमको मेंशन नहीं किया गया है तो हमें आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी जो भुजा होगी उससे छोटी भुजा को ही लंब मानना है। ठीक। उसके बाद जो सबसे छोटी भुजा होगी उसे हमें क्या करना है, आधार मान लेता है। ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर इस त्रिभुज में यदि माध्यिकाएं दी गई हैं तो माध्यिकाओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो आधार और जो ऊंचाई है ये हमारी त्रिभुज की नहीं है, इसलिए ये हमारा क्षेत्रफल नहीं कहलाएगा। लेकिन क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4/3 इससे हम इंटू कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बोला गया है जब त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाए। जब त्रिभुज की भुजाएं जो होंगी उनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज के अंदर ही छोटे छोटे त्रिभुजों का निर्माण किया जाए। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपसे क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है छोटे त्रिभुजों का, या फिर आपसे परिमाप भी पूछ लिया जाता है। तो उसे कैसे फाइंड करना है उसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर हमने ये एक त्रिभुज बनाया। ठीक। अब इस त्रिभुज में जैसे कि आपका ये त्रिभुज है ए बी सी,
ये आपका ABC एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि त्रिभुज की जो भुजा हैं, जैसे कि AB भुजा है, AC भुजा है और ये BC भुजा है, इन भुजाओं के मध्य बिंदु बना लिए हमने। ये आपके मध्य बिंदु हैं। ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट मेंशन भी किए जाते हैं कि ये इस प्रकार से है, ठीक। तो ये मध्य बिंदु हैं और इन मध्य बिंदुओं को मिलाकर क्या किया जाता है कि त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। तो जैसे कि इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं ABC, इसे DEF दे देते हैं, DEF, ठीक। ये छोटा त्रिभुज है जो कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है, जिसके नाम क्या है, DEF, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझोगे कि जब कभी भी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप हमेशा ही याद रखोगे, ये पहला पॉइंट है आपका, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4/3 गुना, ठीक। हमेशा ही याद रखोगे आप, जो बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4/3 गुना के बराबर होता है, ठीक। याद रखेंगे आप इस बात को हमेशा ही। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है, उसमें आपसे क्या पूछा जाता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, जैसे परिमाप की बात की जाए तो परिमाप में आप हमेशा ही याद रखोगे, जैसे कि हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर देखिए बड़े त्रिभुज की जो भी आपकी भुजा होगी, हमेशा याद रखिए, जब हम आपको बता रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि ये जो आपके पॉइंट हैं FED, ये क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। इसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। जब आपको मेंशन किया जाएगा ये सारी चीज़ें कि ये आपके मध्य बिंदु हैं और मेंशन किया जाता है प्रश्न में, तभी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो आपकी मान लीजिए ये वाली जो भुजा है AB भुजा हमने मान लिया कि ये 20 सेंटीमीटर की है, ठीक। क्या है, 20 सेंटीमीटर की भुजा है ये AB। तो आप हमेशा याद रखोगे कि ये AB जो भुजा है इसके सामने वाली भुजा क्या हुई, DE। तो ये जो DE भुजा होगी ये इसकी सदैव आधी होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर बोलें कि हमने एक और त्रिभुज का निर्माण कर दिया, जैसे कि यहाँ पर इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु हमने इस प्रकार से ले लिया, ठीक। और इस त्रिभुज को नाम दे दिया GHI, दे देते हैं GHI, ठीक। ये GHI, ये एक और छोटा त्रिभुज बना दिया है हमने। तो आप हमेशा ही याद रखोगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो भुजा है DE, ये आपका बड़ा त्रिभुज हो गया और इसी बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बना है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या है, GH। तो GH की जो लंबाई होगी GH भुजा की, वो होगी DE की आधी, जैसे कि ये हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। हमेशा ही याद रखोगे आप, जो भी आपका बड़ा त्रिभुज होगा, बड़े त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होगी, बड़े त्रिभुज का जो भी आपकी भुजा है उसकी जितनी भी आपकी लंबाई होगी, वह लंबाई सदैव आधी होती है छोटे त्रिभुज की जो कि अंदर बना हुआ है, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके सामने वाली भुजा ये तो 10 सेंटीमीटर हो गई यदि ये 20 थी तो, और इसके सामने वाली भुजा ये यदि ये 10 है तो ये क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो आप हमेशा ही याद रखोगे, यदि आपसे परिमाप पूछा जाता है तो परिमाप आप इस प्रकार से निकालोगे, ठीक। अब हम यहाँ पर किस प्रकार से लिखें ये बात आप खुद ही लिख लीजिएगा, किस प्रकार से आपको लिखना है आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा, जब भी आपको भुजाएं दी जाएंगी तो भुजाओं का आपको किस प्रकार से करना है। जैसे कि आपको दिया जाता है कि ABC त्रिभुज का ABC त्रिभुज का जो परिमाप है वो इतना है, तो आपका जैसे कि आपका यहाँ पर ये हमने देखिए एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, तीसरे के बाद वो चौथा भी बना सकता है, चौथे के बाद पांचवा भी बना सकता है, कितने भी बना सकता है। तो आपको त्रिभुज का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया जाएगा GHI, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा यदि पूरे त्रिभुज का परिमाप जो है, बड़े त्रिभुज का परिमाप इतना है, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी किस प्रकार से करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद आप विषमबाहु त्रिभुज को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम किसी भी प्रश्न को, सिर्फ किसी प्रश्न को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे,
हम जितने भी आपके सामने, जैसे कि आपके सामने कोई प्रश्न आ रहा है तो उस प्रश्न को किस प्रकार से डील करना चाहिए कि हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएँ, तो हम उस चीज़ को समझेंगे, ना कि किसी प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर यदि आप किसी प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हो तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको अपनी समझ से किसी भी प्रश्न को किस प्रकार से डील करना है वो चीज़ हम यहाँ पर आज समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारे यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में BC भुजा पर माध्यिका AD डाली गई है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा ये पॉइंट है, इसे हमें सबसे पहले कवर करना है। ठीक, आपको जो भी प्रश्न दिखेगा तो सबसे पहले आपको हर पॉइंट को कवर करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बताया गया है, तो हमने यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बना दिया। ये हमारा ABC, ये हमारे एक ABC त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर बोला गया है BC भुजा पर माध्यिका AD डाली गई। ठीक, तो ये BC जो भुजा है इस पर एक माध्यिका डाली गई है AD, तो A यहाँ पर है तो D यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, और हमने आपको अच्छे से अभी अभी बताया था, कुछ समय पहले ही बताया था कि माध्यिका का कार्य होता है प्रत्येक जो आने वाली है उसके सामने आने वाली प्रत्येक जो चीज़ होती है उसे बराबर बराबर दो भागों में बांटना। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी BC भुजा है ये दो बराबर भागों में बट रही होगी और ये माध्यिका क्या है AD, यानी कि B से लेकर D तक की जो लंबाई होगी वो आपकी समान होगी और D से लेकर C तक की जो लंबाई होगी वो आपकी समान होगी। कोई भी लाइन आप पढ़ोगे तो आपको पता लगना चाहिए कि इसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक, जैसे कि हमने बोला कि माध्यिका है ये, तो माध्यिका का कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद उसने बोला है कोण ADC 90 डिग्री है, यानी कि कोण ADC ये क्या है 90 डिग्री है। उसने ये बोला कि ये एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है यहाँ पर। तो आप ध्यान से समझिए, यदि AD एक माध्यिका है और यदि ये एक 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये AD एक माध्यिका भी है और साथ ही साथ ये क्या है, एक हाइट भी है, लंब भी है। क्यों लंब क्यों है? क्योंकि लंब का कार्य यही होता है कि जिस भुजा पर लंब डाला जाएगा उस भुजा पर वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये एक लंब भी है और एक माध्यिका भी है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी इस लाइन पर लगती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो आप ये एक 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है तो एक 90 डिग्री का आपका यहाँ पर भी बनेगा। ठीक, तो दोनों साइड ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है भुजा AB और BC की लंबाइयाँ क्रमशः 73 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। AB ये है, ये कितनी है आपकी 73 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है BC कितनी है 96, तो BC ये पूरी क्या है 96 है। अब ध्यान से समझिए, यदि ये पूरी 96 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एक 96 है, तो आपको पता है कि यहाँ से B से लेकर D तक और D से लेकर C तक ये दोनों ही बराबर हिस्से हैं, तो इनकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि 96 का हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, यानी 48 ये हो जाएगी, तो 48 ही ये हो जाएगी। ठीक, इतनी सी बात क्लियर। आपको साथ ही साथ सारे पॉइंटों को कवर करते जाना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABD के अंदर एक अधिकतम लंबाई की भुजा का वर्ग PQRD बनाया गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये D लिखा हुआ है तो D यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ से यूँ स्टार्ट होगा तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एक वर्ग बन रहा होगा, ये एक वर्ग इस प्रकार से यूँ बन रहा होगा। ठीक, ये इस प्रकार से एक वर्ग बन गया, तो ये वर्ग की भुजाएं दी हुई है PQRD, यानी कि हम माने यहाँ पर P मानेंगे PQ और ये हो जाएगा आपका R यहाँ पर। ठीक, ये R हो जाएगा और यहाँ पर ये D हो गया। ठीक, तो PQRD। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है तब वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो आपका वर्ग है इसकी हम जो भुजा है उसे हम यहाँ पर भुजा ही रख लेते हैं, कुछ भी हम नहीं मानते। ठीक, हमने उसे भुजा ही रख लिया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि ये पूरा ABC ये पूरा एक त्रिभुज होता और इसके पूरे के अंदर ही एक वर्ग बनाया जाता, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते, तो यहाँ पर हम करते ये जो पूरा आधार है ये हमें लेना होता 96, ठीक, इनटू हाइट, जो भी आपकी हाइट होती। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है आपका एक कर्ण और ये है आपका आधार और ये है आपका लंब। क्यों? क्योंकि ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 डिग्री का एंगल सदैव समकोण त्रिभुज में ही बनता है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ये। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, देखिए हाइट चाहिए और आधार चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए,
भुजा निकालने के लिए हाइट चाहिए और आधार चाहिए यानी कि बेस चाहिए। ठीक, हाइट चाहिए और यहाँ पर प्लस होगा, प्लस बेस, इतना चाहिए हमें। हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, या फिर आप लिख सकते हो लंब इंटू आधार, लंब इंटू आधार, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका 48 है और ये आपका 73 है। हमने आपको समकोण त्रिभुज जब पढ़ाया था, हमने आपको ट्रिपलेट समझाई थी, ट्रिपलेट बताई थी। तो देखिए ट्रिपलेट में हमने आपको क्या बताया था कि एक ट्रिपलेट होती है 48, 55 और 73, ये आपकी एक ट्रिपलेट होती है। हमने आपको टोटल 13 ट्रिपलेट बताई थी जब हमने आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाया था। ठीक, तो वहाँ से जाकर आप सारी ट्रिपलेट अच्छे से कर लीजिए। अगर किसी ने समकोण त्रिभुज वाली वीडियो ना देखी हो तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, भुजा निकालनी है, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कर्ण ये है, आधार ये है, तो लंब कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि 73 ये हो गया। ठीक, इसके बाद लंब जो लेंगे हम, ये लंब क्या लेंगे, यहाँ पर हमें 55 लंब लेना होगा। ठीक, क्योंकि आधार यहाँ पर दिया हुआ है 48। ठीक, तो 55 हम यहाँ पर क्या लेंगे, लंब ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 गुणा आधार कितना है 48, ठीक, अपॉन 55 प्लस 48। ठीक, अब यहाँ पर इसका इंटू कर लेते हैं, जैसे कि 48 में 55 से इंटू कर देते हैं, 8 पंजे 40 और 5 चौक 20 और 4 24। ठीक, इसके बाद 042 यहाँ पर हो जाएगा आपका 0462, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 1 103। ठीक, तो 26 40 बट्टे 103, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यदि इसे काटने के बाद पॉइंट वगैरह में आपको आंसर दिया जाता है तो आप इसे डिवाइड वगैरह कर लीजिए। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज DEF का निर्माण किया गया। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक, ये त्रिभुज है आपका ABC। ठीक, ये आपका एक त्रिभुज है ABC और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, जैसे कि हमने इसकी भुजाओं के जो मध्य बिंदु हैं इनको मिला लिया और एक त्रिभुज बनाया, DEF। ठीक, तो यहाँ पर D E और F, ये DEF एक त्रिभुज बनाया गया। ठीक, इसके बाद बोला गया है फिर त्रिभुज DEF की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज GHI का निर्माण किया गया। जैसे कि ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को ले लिया। ठीक, और यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण किया गया, जो त्रिभुज क्या है GHI। ठीक, GHI का निर्माण किया गया, तो GH और I। ठीक, GHI का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर बोला गया है भुजा AB BC और CA क्रमशः 20 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। जैसे कि उसने बोला है AB भुजा कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 20 हो जाएगी। इसके बाद उसने बोला है BC 28 है, BC कितनी है 28। ठीक, अब इसके बाद CA बोला है 16, ये 16 है। ठीक, तब त्रिभुज GHI का परिमाप क्या होगा, यानी कि GHI इसका परिमाप हमसे पूछा गया है। ठीक, तो हमने आपको थ्योरी में अभी बताया था इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो हमें अच्छे से पता है यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज बनाया जाता है तो बड़े त्रिभुज की जो भुजा होती है उसकी आधी होती है छोटे त्रिभुज की भुजा। जैसे कि यहाँ पर ये जो भुजा आपकी 20 है AB भुजा, तो AB भुजा के सामने वाली भुजा क्या है DE, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक, अब इसी प्रकार से DE जो भुजा है ये कितनी है आपकी 10, तो यहाँ पर GH ये भुजा इसके सामने है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 5। ठीक, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, यहाँ पर ये भुजा है आपकी 16। ठीक, तो यहाँ पर ये 16 है तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8। ठीक,
अब यहाँ पर ये वाली जो भुजा है ये 8 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ये भुजा जो है वो कितनी है 28, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी है, ये कितनी हो जाएगी आपकी 14। अब इसके बाद F और E, ये भुजा अगर जो आपकी 14 है तो यहाँ पर HI ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हमसे परिमाप पूछा गया है किसका, GHI, तो GHI त्रिभुज GHI का परिमाप कितना हो जाएगा आपका 7 और 5 12 और 12 और 5 16, तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये ऐसे प्रश्न आपके, तो याद रखिए कि इस प्रकार से इसको डील करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी माध्यिकाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। अब आपको ये बात देखते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ माध्यिकाओं की लंबाई दी गई है, और यहाँ पर यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो माध्यिकाओं के जरिए ही निकालते हैं। तो माध्यिकाओं को भुजा मानकर हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, और क्षेत्रफल निकालने के बाद उसे 4/3 से इंटू कर देते हैं। ये बात आपको तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही। ठीक, तब उस त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब आपको अच्छे से पता है कि त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसे कभी भी आपको निकालना है तो आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आपको अच्छे से पता है, हमने आपको अभी बताया था डेल्टा बाय एस, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें क्या करना है आपको त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग लगा देना है। ये आपका एक क्षेत्रफल का अंतवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। ये बात हमने आपको अभी बताई थी। ठीक, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिए। एक विषमबाहु त्रिभुज जिसकी माध्यिकाओं की लंबाइयाँ क्रमशः इतनी हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये 15, 20 और 25 ये क्या है। तो सबसे पहले आप यही देखिए, तो ये आपकी एक ट्रिपलेट होती है। ठीक, 15, 20, 25 ये आपकी एक ट्रिपलेट होती है, हमने आपको ये पढ़ाई भी है। ठीक, तो देखिए यदि ये एक ट्रिपलेट है तो इसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट एस वाला जो फॉर्मूला होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उससे निकालने की जगह हम इसे डायरेक्ट हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज होता है ट्रिपलेट के लिए, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हम लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 25, तो हम इसे छोड़ देंगे और इन दोनों भुजाओं को ले लेंगे, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा आपका 20। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, और हमने आपको पहले ही बताया था जहाँ पर लंब और आधार ये मेंशन ना हो तो वहाँ पर आप बड़ी वाली भुजा को लंब मान लीजिए और छोटी वाली भुजा को आधार मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा 15 हो जाएगा। ठीक, और कभी कभी देखिए ये चीज़ ना क्वेश्चन पर भी डिपेंड करती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया जाता है, ठीक, और यहाँ पर इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर हमसे अगर बोला जाए कि इसमें से हम कौन सा यहाँ पर लें, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जब कभी भी इस भुजा को आप देखोगे तो इस भुजा को हमेशा ऐसा लेना जो कि 2 बराबर भागों में बट जाए। ठीक, वो क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है कभी कभी ये चीज़ कि किस प्रकार से बंटवारा करना है, तो वो किस प्रकार से करेगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर 15 और 20 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि 20 ये है, 20 तो इसे हम लंब पर रखेंगे क्योंकि सर ने यही बताया था कि 20 हमेशा लंब होता है। नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपकी जो भुजा है उसे 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है तब यहाँ पर आप इसे 20 यहाँ पर इसे लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब इसका बंटवारा हो रहा है तो बंटवारा यहाँ पर 10 और 10 में ईजिली हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी हमें यहाँ पर चलना होता है। ठीक, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हमने ये ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर इस क्षेत्रफल को 4/3 से हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी कि 150 में गुणा करेंगे 4/3 से, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 0 गुणा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 0, 200 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा त्रिभुज का। अब अर्ध परिमाप की बात करें तो यहाँ पर 20 और 20 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 को हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, तो
30 हमारा अर्ध परिमाप निकल आएगा। ठीक, यानी कि S इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्मॉल r निकालना है, यानी कि वृत्त की जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल रखेंगे 200 बट्टे अर्ध परिमाप 30, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 6 18 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, तो इतनी हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज PQR का निर्माण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज है हमारा AB और C। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, जैसे कि मध्य बिंदुओं को मिलाकर हमने क्या किया कि एक त्रिभुज का और निर्माण किया, और जिस त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक, तो PQR का निर्माण किया। इसके बाद बोला गया है त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज XYZ का निर्माण किया गया। यहाँ पर इसकी भी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया और यहाँ पर XYZ इस त्रिभुज का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर बोल रहा है त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको थ्योरी में बताया था कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4/3 गुना के। तो इसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ABC को लेना होगा, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर होगा, त्रिभुज हमें लेना होगा PQR। ठीक, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इंटू 4/3। ठीक, हमें इस प्रकार से इसे रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 जो गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक, और ये 3 किस में है भाग में, तो ये गुणा में चला जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 4 से इसे काट देंगे, ये कितनी बार गया 10 बार, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है, PQR का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 10 तिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारा यहाँ पर इसे निकल आया। ठीक, अब यहाँ पर हमें PQR का क्षेत्रफल निकल आया, तो यहाँ पर हम PQR और XYZ इसको एक साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज बड़ा कौन सा है, PQR बड़ा है। ठीक, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये बराबर होगा किसके, त्रिभुज XYZ के क्षेत्रफल के 4/3 गुना के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर PQR का क्षेत्रफल कितना है, तो PQR का है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 30 हो जाएगा बराबर त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल। ठीक, और यहाँ पर 4 इंटू में है, ये भाग में, और यहाँ पर 3 गुणा में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 90, तो 90/4 इतना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8। ठीक, यहाँ पर एक बचा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4 दूनी 8। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक, यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक, बचा आपका 2, 4 पंजे 20। ठीक, इतना भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, कैसे भी आप लिख लीजिए, जैसा आपको आंसर दिखता है एग्जाम पेपर में वैसा आप देख लीजिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज ABC में A शीर्ष पर बने कोण का मान 60 डिग्री है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में बोला गया है
जैसे कि ए बी सी, और यहाँ पर 60 डिग्री है ए शीर्ष पर बना कोण, ठीक, यही बोला गया है। अब यहाँ पर बोला गया है ए बी और ए सी भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः ए बी की 12 और ए सी की 14, ठीक। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और आपको अच्छे से पता है इस प्रकार के त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि साइड वाली जो भुजाएं हैं इनका हम इंटू कर देते हैं, 1/2 से गुणा करते हैं, और एक और करते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर हम क्या कर रखते हैं जो भी हमारा शीर्ष पर बना कोण है। जैसे कि हमने आपको बताया था क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 इंटू साइड 2 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर 1/2 इंटू साइड 2 का मतलब क्या होता है, दोनों जो भुजाएं हैं जिनके बीच में कोण बना हुआ है उनका आपस में गुणा, यानी कि 12 गुणा 14, ठीक। अब इसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होगा 1/2, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, यहाँ पर क्या लगते हैं 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक। तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ठीक, 84 गुणा। अब ये साइन 60 जो होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक, इतना होता है। तो इससे आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 चौक 8, ठीक, 2 दूनी 4, 42√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, थोड़ा सा ही हमें मेहनत करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको अच्छे से पता है कि तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो आपका परिमाप होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक भुजा दे रखी है आपकी 11 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये जो आपकी भुजा है वो आपकी ए भुजा है, ठीक। हम ये मान लेते हैं कि ये ए भुजा है और बाकी की जो दो भुजाएं बची वो हो गई आपकी बी और सी, ठीक। अब यहाँ पर ए को छोड़कर बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यानी कि हम 11 को यदि हम 32 में से माइनस कर दें तो हमें बी प्लस सी मिल जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो ये 21 सेंटीमीटर बी प्लस सी है। अब यहाँ पर बोला गया है दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि बी माइनस सी, ये कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हम यहाँ पर इनका योग कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2b निकल आएगा, 2b, और ये प्लस और माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना निकल कर आया हमारा 25 और 1 26, ठीक। अब यहाँ पर b की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि हमें पता लगा, देखिए ए भुजा जो है वो कितनी है हमारी 11 सेंटीमीटर और बी भुजा जो है वो कितनी है हमारी 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए b प्लस सी का योग कितना है 21, ठीक। अब यहाँ पर b जो भुजा है वो कितनी है हमारी 13, तो यानी कि हमें c भुजा मिल जाएगी। यदि 21 में से 13 को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, c भुजा मिल जाएगी। तो c भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, तो देखते हैं। तो यहाँ पर 13 21 में से घटाएंगे तो हमारा कितना बचा, 7 और 1 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर हमें तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, ठीक। अब आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक चीज़ देखा कीजिए कि यदि यहाँ पर आपको ट्रिपलेट दिखती है तो आप सीधा ही क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला जो लगाओगे वो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर ये आपकी कोई भी एक ट्रिपलेट नहीं होती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 8 15 17 होता, 8 15 17 होता तो ये एक ट्रिपलेट होती, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए क्षेत्रफल ही पूछा गया है ना, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। यहाँ पर क्षेत्रफल ही पूछा गया है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 और 3 11 और 1 12 की 2 हासिल लगी 1 और 1 2 और 1 3, ठीक, बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 12, 16 निकल आया ये हमारा S। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है हमारा S माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, ये रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा 16 गुणा, यहाँ पर 16 में से 11 गए तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 5 बचा। ठीक, इसके बाद इंटू 3 बचा यहाँ पर, इंटू और यहाँ पर 8 और 2 10 6 7 8, तो यहाँ पर 8 बचा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर यदि 8 है तो ये 16 भी तो 8 में बढ़ सकता है, यानी कि 8 दूनी 16, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पेयर एक जैसे देख लिया कीजिए। ठीक, और यहाँ पर इंटू 5 इंटू 3। ठीक, ये आपके नहीं बट रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर ये आपका एक 8 है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये आपका बढ़ चुका है, यहाँ पर एक 8 तो बाहर आ ही जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये आपके नहीं बट रहे हैं, तो 5 या 15 और 15 दूनी 30, तो ये क्या हो जाएगा 30, ये रूट के अंदर 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है। जैसे कि यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाए, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम है ABC, A B और C। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो ये जो आपकी भुजा BC है इसका मध्य बिंदु है यहाँ पर D, और आपको अच्छे से पता है मध्य बिंदु है तो ये भुजा दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में बांटी जा रही होगी। इसके बाद बोला गया है तथा AD की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, यानी कि A से लेकर D तक, यहाँ पर A से लेकर और ये D तक इसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, ये आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है भुजा AD पर कोई बिंदु M इस प्रकार है। देखिए भुजा AD जो है इस पर कोई भी एक बिंदु उसने माना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो होगा आपका, यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये क्या है आपका M बिंदु है। ठीक, M बिंदु इस प्रकार है कि DM की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो D से लेकर M तक की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है त्रिभुज ABC में उसके केंद्र से, यानी कि ये जो आपका त्रिभुज है इसके केंद्र से M बिंदु तक की दूरी क्या होगी। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये केंद्र जो है वो कौन सा केंद्र है। ठीक, ये आपका एक अंत्य केंद्र भी हो सकता है, ये आपका बाह्य केंद्र भी हो सकता है, या फिर आप इसे यदि आप डेटा के द्वारा ये पता करना चाहते हैं कि ये आपका जो केंद्र बोला गया है ये कौन सा केंद्र है, तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने आपको बताया था जब कभी भी कोई एक माध्यिका होती है तो माध्यिका का सदैव कार्य क्या होता है कि उसके सामने आने वाली हर एक चीज़ को वह दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर ये लंब होता तो यह बराबर बराबर दो भागों में बांटे, ये आपका कंफर्म नहीं होता। यदि ये लंब होता तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाता, तो इसका मतलब है कि ये एक लंब नहीं है। दूसरी बात, ये आपकी एक माध्यिका है, ये बात निश्चित हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, और यहाँ पर ये भी कंफर्म नहीं है कि ये कुछ और हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपकी एक माध्यिका ही होगी। ठीक, अब ये एक माध्यिका है तो हमने आपको पहले ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि माध्यिका का क्या होता है कि माध्यिका जैसे कि हमने बोला यहाँ पर A से लेकर ये D तक, A से लेकर D तक ये क्या है, एक माध्यिका है। ठीक, A से लेकर यदि D तक ये एक माध्यिका है तो माध्यिका यहाँ पर ये आपका G पॉइंट है, तो यहाँ पर ये सदैव ही 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड रहती है। ये बात हमने आपको पहले ही बताया था, किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा। ठीक, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये 2x और एक ये 1x। ठीक, तो यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर पूरी लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो 3x की वैल्यू कितनी है आपकी 30, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बोलें कि A से लेकर G तक की दूरी होगी तो वो कितनी होगी, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 2 = 20। ठीक,
तो यहाँ तक से यहाँ तक ये कि दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 20। और यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर इस रेखा को यदि देखा जाए तो ये क्या है, एक माध्यिका है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 है और M से लेकर D तक की जो दूरी है वो कितनी है, 12। तो यहाँ पर हम बोलेंगे A से लेकर M तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना बचा हमारा, 18। ठीक, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर A से लेकर M तक की यहाँ पर दूरी हो जाएगी। और आपको पता है कि जो केंद्रक होता है ये आपका यहाँ पर स्थित है, G पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पर M से लेकर G तक की ये जो आपकी दूरी है ये आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर M से लेकर G तक की हमें दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले A से लेकर G तक की दूरी कितनी है आपकी, A से लेकर G तक की दूरी है आपकी 20। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए कि A से लेकर M तक की दूरी कितनी है। यदि हमने A से लेकर G तक की दूरी में से A से लेकर M तक की दूरी माइनस करती तो हमारी कितनी बची, M से लेकर G तक की दूरी कन्फर्म। तो A से लेकर M तक की दूरी कितनी है आपकी, 18। तो हम 18 को यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचता है, 2 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सीधा सीधा ही फॉर्मूला बेस जो आपका प्रश्न है, तो इसे देखते हैं। ठीक, और वैसे आप इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बस इतना पता होना चाहिए कि बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है, यानी कि जो कैपिटल R होता है वो कितना होता है, तो तीनों भुजाओं का गुणनफल A इंटू B इंटू C अपॉन 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब हमें इतना यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। ठीक, भुजाएं हमारे पास दी हुई हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर 5, 6, 9 ये कोई ट्रिपलेट नहीं बनती है। यदि एक ट्रिपलेट बनती है तो यहाँ पर हम समकोण वाला जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लंबाई गुणा आधार, उसे हम लगाकर निकाल देते हैं। लेकिन ये कोई ट्रिपलेट नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो सबसे पहले 9 और 1 10 और 10 और 10 20, यानी कि 20/2 कितना हो जाएगा आपका, 10 निकल आया। ठीक, तो सेमी पैरामीटर क्या है आपका, 10 है। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, 10 माइनस 9, 10 माइनस 6, 10 माइनस 5। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 गुणा, यहाँ पर 1 आएगा, गुणा यहाँ पर आएगा 4, गुणा यहाँ पर आएगा आपका 5। ठीक, अब यहाँ पर 5 है तो इसे भी 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2। ठीक, अब यहाँ पर 2 है तो इसे भी हम 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 2। ठीक, इतना ही रहेगा। यहाँ पर 5 को कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद 5 यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, ये 5 और एक ये 2 बाहर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10√2 ये हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ए कितना है आपका 5 गुणा 6 गुणा 9/4 गुणा 10√2। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें काट पीट करनी है। जैसे कि हम ऐसे काट दें तो 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक, तो यहाँ पर 9 पंजे 45, 45 गुणा 3, 5 3 15 की 5 और 7 12 और 1 13। ठीक, 135/10 दूनी 20। आपका जैसा आंसर होगा आप वैसा ही यहाँ पर आंसर पुट कर लोगे। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड था और सारी कैलकुलेशन थी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है।
तदनुसार उसकी सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या होगा। ठीक, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को जो रखने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि यदि आपको डायरेक्ट रेशियो रख दिए जाते, यानी कि 4, 6, 8 इस प्रकार से रेशियो रख दिए जाते, तो इजीली हर कोई इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेता। लेकिन इस प्रश्न को यहाँ पर इस प्रकार से रखने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि किसी को ये जो रेशियो हैं इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना आता है या नहीं। जिसको भी इन रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना आता है वो तो इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर लेगा। जिसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना नहीं आता वो यहाँ पर अटक जाएगा। तो देखिए इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 1/4, 1/6 और 1/8। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि एलसीएम लेने के लिए जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं उनमें से जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका हम क्या करते हैं, गुना करते जाते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और जो संख्या हमें मिल जाती है जो कि सारी संख्या से डिवाइड हो रही होगी तो वही संख्या क्या होगी हम ले लेते हैं, वही उसका एलसीएम होता है। और आपको अच्छे से ये चीज़ पता ही होगी। ठीक, तो 8 का देखते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 नहीं कटेगा, 8 3 24, तो 24 जो होगा वो तीनों से कट जाएगा, तो यानी कि 24 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये 6 बार गया। ठीक, और 6 से काटेंगे तो ये 4 बार गया, और 8 से काटेंगे तो 3 बार गया। तो यानी कि हमारे जो रेशियो मिले तो वो कितने मिले हमें, 6, 4 और 3, ये हमारे रेशियो बने। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर बोला गया है उसका परिमाप इतना है। परिमाप क्या है, ये तीनों भुजाओं का रेशियो है। अब रेशियो से हम क्या करेंगे, 6x + 4x + 3x, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 91। ठीक, 91। अब ये कितना होता है आपका, 6 और 4 10 और 3 13। अब 13 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो होगा आपका 13 7 91। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 7 निकली। अब हमें सबसे बड़ी भुजा लेनी है तो सबसे बड़ी रेशियो में इंटू करेंगे, और सबसे छोटी भुजा लेनी है तो सबसे छोटी रेशियो में इंटू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, सबसे बड़ी। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, 6 7 42। ठीक, अब यहाँ पर सबसे छोटी कितनी हो जाएगी, तो सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 7 या 21। ठीक, अब इनका हमें क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए ही हमसे बोला गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के दोगुने क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तब नए त्रिभुज के अंदर बने अधिकतम लंबाई की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये जो आपका वर्ग बना हुआ है अधिकतम लंबाई वाली भुजा का, यदि ये पहले त्रिभुज के अंदर बना होता तो यहाँ पर काफ़ी ईजी हो जाता। यहाँ पर हम क्या करते, 20 × 8 अपॉन 20 + 8, आपको पता है आधार गुणा ऊंचाई अपॉन आधार प्लस ऊंचाई, तो यहाँ पर भुजा निकल आती और भुजा निकालने के बाद हम उसका वर्ग कर देते तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकल आता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नया वाला जो त्रिभुज है उसकी सिर्फ और सिर्फ हमें ऊंचाई दी गई है, यदि इसका बेस होता तो यहाँ पर ईजी हो जाता। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि पुराना त्रिभुज, ठीक, पुराना त्रिभुज, पुराने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू आधार कितना है 20 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक, यही हो जाएगा क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम बोल देते हैं नए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, वो दुगना है पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 20 इंटू 8, और ये क्या हो रहा है आपका दुगना हो रहा है। ठीक, दुगना हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो नया वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ये है, और नए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू आधार, आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आधार नहीं दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पर ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और क्षेत्रफल कितना है आपका 1/2 इंटू 20 इंटू 8। ठीक,
और इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। ठीक, तो ये कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 2 है, 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 से यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया 5b, तो 5b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16 यानी कि 160। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि बेस हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 तिया 15 और बचा यहाँ पर 1, तो 5 दूनी 10। ठीक, 32 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारा क्या आ गया, बेस आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो नया वाला जो त्रिभुज है उसके अंदर अधिकतम लंबाई वाला जो वर्ग बना हुआ है उसकी भुजा निकालनी है। तो उसकी भुजा को हम यहाँ पर हम भुजा ही बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि क्या है, भुजा है। ठीक, तो भुजा हम निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं, आधार गुणा ऊंचाई अपॉन आधार प्लस ऊंचाई। तो यहाँ पर बेस कितना है, 32 है आपका, तो यहाँ पर हम रख देंगे 32 गुणा, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है आपकी 10 दी हुई है उसकी पहले से ही, तो यहाँ पर 10 बट्टे 32 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम भुजा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 320 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 42। अब इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 यानी कि यहाँ पर 21 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 160। ठीक, इतना हो गया हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है उसका। तो क्षेत्रफल कैसे हम कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। तो भुजा हमारी ये निकल कर आई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 160 गुणा 160 बट्टे 21 गुणा 21। अब 16 का 256 होता है। ठीक, आपको पता ही होगा 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद 21 का आपका 441 होता है। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी आपका डाउट होगा या कन्फ्यूजन होगी वो दूर की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।